नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय जब भी आते हैं आपके समक्ष कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं, कुछ ऐसा जो आपके बहुत ही उपयोगी हो। तो इसी क्रम में आपके समक्ष पिछले वीडियो में हम जब प्रस्तुत हुए थे, तब हमने जाना हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक चीज जानी जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है हमारी, वो कहाँ से शुरू होती है और उसका आधार क्या था, संदर्भ क्या था, इन सब बातों को हम जान चुके थे। ठीक है, ये सब चीजें हमने जान ली थी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसके बाद इस परंपरा में हमने एक चीज जान ली थी कि पहला प्रयास किसने किया। सर्वप्रथम पहला प्रयास किसने किया, और इसकी पृष्ठभूमि भी हम जान चुके थे। पृष्ठभूमि में जान लिया था कि पहले के इतिहास ग्रंथ क्या है, स्रोत क्या है, ये सब चीजें पृष्ठभूमि तो हम जान ही चुके थे। पहला प्रयास गारसादा तासी का था, ये भी हमने जान लिया था, जाना। अब एक बात महत्वपूर्ण हमारे सामने ये आती है कि हमको इसको पढ़ना किस क्रम में चाहिए, कि किसको आधार मानकर पढ़े। तो जब भी हम आलोचना पढ़ते हैं, तो आलोचना में क्या करते हैं, हम शुक्ल जी को आधार मानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी यही आधार रहेंगे, रामचंद्र शुक्ल। तो एक तो शुक्ल के पूर्वोत्तर जो हुआ है, और एक परवर्ती। पूर्ववर्ती और प्रवर्ती दो तरह से चलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पहले पूर्ववर्ती, कि शुक्लोत्तर बाद में पढ़ेंगे, और शुक्ल को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्ववर्ती इतिहास लेखन जो था कौन कौन से ग्रंथों से हुआ, पहले किस किसने किया। सबसे पहला प्रयास आपका गारसादा तासी ने किया, फ्रेंच विद्वान थे, ये हमने जान लिया। ठीक है, अब गारसादा तासी के बाद में ऐसा नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल सीधा आ गए, उनके पहले बीच में भी कोई आया होगा। लोग बात कहते हैं कि शिवसिंह सेंगर आ गया, शिवसिंह सेंगर के बीच में भी कोई न कोई आया, उसको हम भूल जाते हैं, उनको हमें याद रखना है। उनमें से भी प्रश्न आता है, और ऐसा आता है जिसका हमारे पास में जवाब भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन था सेकंड नंबर पे, दूसरा प्रयास किसका है? दूसरा प्रयास आपका किया था एक मुस्लिम विद्वान थे, जिनका नाम था मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, तो मौलवी करीमुद्दीन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की, अपने आप में उसको थोड़ा प्रमाणित करने की भी कोशिश की, और थोड़ा सा गारसादा तासी के अनुसार उसे सुधारा। हालांकि लोग मानते हैं कि गारसादा तासी की ही नकल है ये, लेकिन ऐसा, तो हम श्री रामचंद्र शुक्ल को आधार मानने के बाद में दूसरा हम देखते हैं कि इनसे पूर्ववर्ती जो थे, उनमें गारसादा तासी, तासी के बाद में मौलवी करीमुद्दीन, और करीमुद्दीन ने रचना लिखी थी। तो इसका ग्रंथ का नाम था, यहां से देखते चलते हैं एक बार, ग्रंथ का नाम सबसे पहले यही आएगा आपका। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं इसमें से, मोटे मोटे तौर पर इसमें से ज्यादा उसकी प्रकाशन वर्ष आएगी, उसका नाम आएगा, उसका उपनाम जरूर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ग्रंथ का नाम है तज़किरा ई सुराई हिंदी। देखिए, शुद्ध देख लीजिए, तज़किरा ई सुराई
शुद्ध मान लीजिए, तज़किरा ई सुराई हिंदी, इसका अर्थ भी है हिंदी में। इसका एक उपनाम अवश्य आता है, वो उपनाम आपको याद रखना है। उपनाम है इसका तबस्वरा। क्या है उपनाम? तबस्वरा। ये इसकी भाषा पूछे कोई ग्रंथ की, भाषा क्या है, ज्यादातर इसकी भाषा का प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी उर्दू भाषा में ये लिखा गया था। ठीक है। हाँ, तो ये जो ग्रंथ था, इसकी एक और है कुल कवि। इतिहास ग्रंथ है तो कवि या कुल साहित्यकार ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कवि ही लेते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है। कुल कवि कितने थे? 1004। 1004 कवि इन्होंने लिए थे। 1004 में से हिंदी के कितने थे? हिंदी के कितने हुए? हिंदी के सिर्फ 62 कवि थे। 62, ओनली 62 हिंदी के रहे थे। 62 के अलावा बाकी सब ये और अन्य भाषाओं के थे। अन्य कौन से थे? अन्य जो तात्कालिक थे, प्रचलित भाषा थी और जो भी थी, लेकिन इस प्रश्न पर कोई आपको चिन्हित नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है इतिहास में, इसको इतने ज्यादा संदर्भ में लिया नहीं जाता। लेकिन ये प्रयास दूसरा है, इसीलिए इसको हमें पढ़ना आवश्यक पड़ रहा है। एक खासियत और थी इसकी, ग्रंथ की विशेषता क्या क्या रही देखिए। अब ग्रंथ की और ग्रंथकार की दोनों की विशेषता आप ध्यान रखिए। पहली विशेषता थी कि ये भारतीय था, प्रथम भारतीय था, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा था? नाम याद रखिए, तज़किरा ई सुराई हिंदी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कालक्रम का ध्यान रखने की कोशिश करी। पूरा ध्यान तो नहीं हो पाया, लेकिन कालक्रम का ध्यान रखने की कोशिश करी। ठीक है। तो कोशिश नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे लोग बात का ध्यान रखेंगे। तो कालक्रम का ध्यान रखा था किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने। हालांकि अभी भी था तो गैरभाषी, लेकिन था ये हमारे देश का ग्रंथ, इसलिए इसकी ये भी विशेषता है कि स्वदेशी था, प्रथम भारतीय था। ठीक है। और इसका एक चीज भूल गए हैं, प्रकाशन जो सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है। प्रकाशन आपका था, अभी यहाँ पर समय तो देखिए आप, प्रकाशन वर्ष कौन सी थी? 1848 क्रम के हिसाब से ये दूसरा इसीलिए है। 1848 ईस्वी। स्थान था आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, आज हो गया है ना, तो इसको कॉलेज ही कर लीजिए आप, क्योंकि आजकल वो विश्वविद्यालय है तो उसको कॉलेज नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉलेज लिखा हुआ है तो हम कॉलेज ही करेंगे। ठीक है। प्रमाण के रूप में दिल्ली कॉलेज लिखा जाता है, ग्रंथ का नाम बाकायदा। और जब आप मौलवी करीमुद्दीन की विशेषता देखेंगे तो उसमें भी यही अप्लाई हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहासकार। ठीक है। एक तो बात, कालक्रम का ध्यान रखकर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार। ठीक है। दूसरी बात यह है कि गैर हिंदी में लिखने वाला तो दूसरा था, ये भी बात ध्यान रखिए। अब यहाँ क्या है कि दूसरा हिंदी साहित्य इतिहास, तो दूसरा इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा है, अगला पहला आपको मैं बता ही चुका हूं, और बाकी इसमें इस प्रकार की कोई खास विशेषता है नहीं है जो आप देखना चाहे कि भाई ये विशेषता के रूप में आ रही है। हालांकि एक बार हम इनको गौर से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, मौलवी करीमुद्दीन ने ग्रंथ का नाम लिखा तज़किरा ई सुराई हिंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसका उपनाम है ये तबासुरा।
और भाषा इसकी उर्दू थी। ये भाषा को आप भूल जाइए, भाषा ये एक तरह से अप्रमाणिक है, बाकी लोग बहुत भी कहते हैं, लेकिन इसमें एक किंवदंती हो, मैं आपको बताऊंगा। पहले इनको देख लीजिए। कुल कवि 1004 थे, 62 आपके कवि जो हिंदी के थे, ठीक है। और प्रकाशन इसका स्थान दिल्ली कॉलेज था, ठीक है, 1848 में था। दिल्ली कॉलेज में प्रकाशन हुआ था 1848 में। और क्रम के हिसाब से दूसरे नंबर पर ये आता है। भारतीय था प्रथम, कालक्रम का ध्यान रखने की कोशिश की। इतिहास ग्रंथ दूसरा था, ठीक है। अभी हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ नहीं आया है, अगला इसका प्रयास तो हिंदी भाषा में था। अब इसकी एक और है कि आलोचना क्या है। आप इसकी आलोचना देखिए। आलोचना ये है कि लोग बाग इसको क्या कहते हैं कि ताशी का जो ग्रंथ था, ताशी का क्या ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, उस ग्रंथ की क्या है, ये कॉपी है, प्रतिलिपि बनाई है भाई। या कहते हैं लोग बाग इसका अनुवाद किया है इसने, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि स्रोत तो वही रहता है जो पहले लिखा जा चुका है, तो वो तो प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अभी रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, उसके बाद में लोगों ने इतिहास लिखा, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा ग्रंथ, जिसका नाम था तजकिरा सुराई हिंदी, ठीक है। उपनाम तपस्वारा, कुल कवि 1004, हिंदी के 62, प्रकाशन वर्ष 48, भारतीय था, पहला था, कालक्रम का ध्यान रखा था। इससे ज्यादा आपका कोई प्रश्न नहीं आ सकता, चाहे कितनी बुरी परीक्षा हो। हाँ, कभी आपको लिखित में प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ताशी ग्रंथ की कॉपी बताया जा रहा है, अनुवाद बताया जा रहा है, बस। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब देखिए, हमने जान लिया, क्या जाना, कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का दूसरा ग्रंथ, इतिहास लेखन का दूसरा ग्रंथ है। अब हम ये जान चुके थे कि हम आधार किसको मानेंगे, शुक्ल को। तो ये जो इतिहास लेखन की परंपरा है, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सी में? शुक्ल के पूर्ववर्ती, ठीक है। दूसरा रखेंगे हम शुक्ल के काल का, या खुद शुक्ल को रख देंगे। और तीसरा रखेंगे शुक्ल के उत्तरवर्ती, या एक कह सकते हैं शुक्लोत्तर, ठीक है। आगे देखिए, तो आइए जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा ग्रंथ। 3 भाग में हम इसको जानेंगे, ये हमारा चल रहा है वर्तमान में। अब तीसरा प्रयास जब हम देखते हैं तो किसका है। अब थोड़ा सावधान होने की बारी है आपकी, कारण कि यहां पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का वो ग्रंथ मिलेगा जो प्रमाण में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ माना भी जाता है, लेकिन उसको बीच में लोग बात छोड़ देते हैं। अब देखिए, तीसरा प्रयास किसने किया। सबसे पहले हम व्यक्ति का नाम ही लिखेंगे और बाकी काम आगे करेंगे। नाम है महेश दत्त शुक्ल, ठीक है, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा ग्रंथ लिखा। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखी, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कहां से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, इन बारे में हम अभी चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है। देखिए आगे, महेश दत्त शुक्ल के ग्रंथ का नाम था, यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम ही जानते हैं हम, ग्रंथ का नाम क्या रहा, उसके बाद में जानते हैं कि इसमें क्या विशेषता थी, क्योंकि नाम में और उसके राइटर में भी प्रश्न बनते हैं आपके, और उसके प्रकाशन वर्ष में। नाम क्या है, देखिए, नाम था भाषा काव्य संग्रह, नाम उचित था,
विशेषता के अनुसार था। ठीक है, अब ताशी साहब का यहाँ महत्व नहीं रहा, ताशी की कोई आलोचना इसमें मिलती भी नहीं है कि ताशी का ये कॉपी किया हुआ है। नाम तो ये था, ठीक है। दूसरी चीज आती है भाषा, क्या भाषा रही भाई? तो देखिए, ऐसा माना जाता है तत्कालीन देश भाषा, ऐसा लिखा जाता है इसकी भाषा। अब वहां पर तत्कालीन देश भाषा के रूप में आपकी हिंदी का तो विकास चल ही रहा था, पूरी तरह हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसको हिंदी ही मानेंगे। ठीक है, अपभ्रंश की जो हिंदी की शाखा थी उसको मान सकते हैं, लेकिन हिंदी ही मानेंगे फिलहाल में। अब इसका जो काल है प्रकाशन, उसके बाद में इसका डिसीजन होगा कि कब का था ये ना। 1873, इससे पहले बीच में कोई ग्रंथ नहीं है। तीसरा प्रयास यही है, 1873 है। 1873 में ये प्रकाशन हुआ था, और प्रकाशन जो था, प्रकाशक कौन था देखिए, यानी किसने छपवाया? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो इसमें क्या हुआ था कि विशेषताएं हम देखते हैं। एक विशेषता और खास रही थी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी के थे कवि, सिर्फ हिंदी के कवि और इसके साथ में क्या किया इन्होंने, हिंदी की ही भाषा थी। एक तो हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ था, यानी कि निज भाषा में पहला प्रयास है कि नहीं? यानी खुद की भाषा में हिंदी का पहला प्रयास हिंदी में ही है, तो सबसे बड़ा तो यही एक वरदान है हमारे लिए कि पहला प्रयास किसका था। और इसके अलावा जो बात है इसमें, एक खास बात इसमें जो है वो ये है कि आम दिन की भाषा में है ये। आम जन को समझ में आने वाला है बिल्कुल। इसमें कवियों वाला जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न। और इसकी खास बात ये है कि एक और है, वहां तो था कि जो कवि था वो मुस्लिम कवि था, एक दो इतिहासकार हुए मुस्लिम कवि, ज्यादा नहीं हुए। लेकिन इसमें यह है कि जो है हिंदी के, वही बात आ रही है, इन सब की जो विशेषता है वो आपके इतिहासकार की विशेषता रहेगी कि हिंदी का इतिहासकार था, उसी भाषा में लिखता था, उसी भाषा का इतिहासकार था, वो दूसरी भाषा में लिखते थे और ये दूसरी भाषा में लिखते थे, लेकिन ये हिंदी का इतिहास है और हिंदी भाषा में है। पहला सबसे प्लस पॉइंट यही है कि खुद की भाषा में सबसे पहला इतिहास ग्रंथ यही था। तो है वो कौन सा ग्रंथ आपका आएगा? इनमें फिलहाल में इस प्रकार की कोई विशेष बातें नहीं है जो इसमें विशेषता के रूप में जानी जाए। अब चौथा जो हमारा प्रयास है वो किसका रहेगा? ये कवियों वाला प्रश्न है, ये यहाँ पर आप प्रश्न पे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल में आप इसको इस प्रकार उतार लीजिए कि इस कवियों को, कुल कवियों को हटा दिया, आप सिर्फ हिंदी के कवि थे और इसमें से ज्यादा प्रश्न भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वही बात आ रही है कि यहाँ पर इसका जो प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन की जगह पूछी जाएगी और कौन सा प्रयास था, कौन सी भाषा में था, क्या इसकी महत्वपूर्ण बात रही है। लेकिन ये कालक्रम वाली चीजें जो आती है वो आती है, कुल कवि वाली आती है, तो इसमें से नहीं आएगी। हालांकि कालक्रम वाली आ जाए तो कालक्रम का ध्यान नहीं रखा इन्होंने ना,
तो इसका क्रम क्या था भाई? तो क्या था? वर्ण क्रम था। वही तासी साहब वाला स्टाइल इनका था, ये बातें जरूर थी। उसमें क्या था, कालक्रम की कोशिश करी थी, वर्ण क्रम नहीं था इसमें। कालक्रम जो था, जो वो ऐसे था, ए आ फिर के खे, इस प्रकार, ठीक है, ये था इसमें कालक्रम। तो वही तासी वाली स्टाइल कर दी। अभी तक किसी ने इसमें सुधार नहीं किया। हाँ, मौलवी करीमुद्दीन ने कोशिश करी थी, लेकिन इन्होंने उस कोशिश में इतनी कोशिशें नहीं करी। कवि इनके ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी थे वो हिंदी के कवि थे। उन्होंने 62 लिखे थे, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है। कोई 104 बता रहा है, कोई आपका 200-250 के लगभग बता रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्लियर नहीं लिखा। ठीक है, आगे देखिए। और विशेषता इसकी खास आपको दिखेगी या नहीं। तो मित्रों, हमने जाना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास। अब सावधान हो जाइए आप, बिल्कुल अलर्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें आने शुरू हो गई है। अब सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। अब जो बातें हैं वो आपके एग्जाम में आएगी। कहने का अर्थ ये है कि मैं इतनी देर से कर रहा था वो भी गलत नहीं था, लेकिन कहने का अर्थ ये कि जो इतिहास ग्रंथ है उनमें ये बात है कि हमने जो बात लिखी है वो सीधी है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो इतिहास ग्रंथ कह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें हैं जो वो बाहर की चीजें बंद कर दी। क्योंकि अब प्रयास सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास का है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ही आएगा। कहने का अर्थ है कि जो चौथा प्रयास है आपका, उसमें सिर्फ हिंदी के कवि आएंगे, और अब गैर भाषी आदमियों को भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक आदमी के अलावा। और नाम था ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ये इनका नाम था, शिव सिंह सेंगर। अब पहली बात तो ये था कि ये पहले व्यक्ति तो थे नहीं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा। पहली बात ये भी नहीं थे कि हिंदुस्तानी नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष तो किया इन्होंने। जो पहला किया तो सही, पहला क्या क्या किया वो जानते हैं, ठीक है। तो मित्रों, अभी हम जान रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हमारा तीसरा प्रयास किसने किया, क्या विशेषता थी, ये सब बातें। अब इसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हैं, और अगला जो प्रयास है उस पर हम आते हैं, चौथा प्रयास। वैसे अब ये क्रम गिनना आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इतना प्रसिद्ध है, उससे पहले क्या क्या लिखा जा चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पे क्रम लिख रहा हूँ। कितने इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके थे। तो चौथा प्रयास जो आपका किया, वो किया था, व्यक्ति का नाम है, इस प्रकार लिखा जाता है, ठाकुर शिव सिंह सरोज, या ठाकुर शिव सिंह सरोज, सॉरी शिव सिंह सेंगर, माफ करिएगा, शिव सिंह सरोज तो इनके ग्रंथ का नाम था। सेंगर भी इनकी उपाधि थी, ठीक है। तो ये था हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बड़ा ग्रंथ, जिसका बहुत नाम चलता है। और यूं मान लीजिए कि शुक्ल से पहले सबसे बड़ा ग्रंथ इसको ही मानना चाहिए। हालांकि इसके बाद में एक और ग्रंथ आएगा शुक्ल से पहले, लेकिन उस ग्रंथ से ज्यादा इसकी महत्वता है। कैसे, आपको अभी बता देता हूं मैं। तो वही परंपरा के अनुसार हम लिखते हैं इसमें नाम ग्रंथ का। तो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सरोज। आपका प्रकाशन सबसे पहले आएगा, प्रकाशन सबसे पहले आएगा 1883, ठीक है। चौथे नंबर का प्रयास था। इन विशेषताओं को बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी भाषा में था ये, इसको भी आप जान लें। भाषा थी आपकी हिंदी। अभी तक हिंदी इसलिए लिखना अनिवार्य हो गया है क्योंकि एक और कवि है जो अन्य भाषा में आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो भाषा इसकी हिंदी रही। और अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वो
कौन सी चीजें हैं जो इसमें से आती हैं। तो आने वाली चीजें हैं कि कुल कवि कितने थे, कौन से कवि हिंदी भाषा के थे, क्या इसमें विवरण है, वो सब बातें आपको अभी मैं आपको यहाँ पर समझा दिया। देखिए, भाषा तो हिंदी थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल कवि पूछे ही जाएंगे आपसे। कवियों का जो मैटर है वो हर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी बड़ी परीक्षा जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी लगती है तो उसमें अंदर से प्रश्न आते हैं, आपको लगेगा नहीं अंदर से प्रश्न है, फिर भी कुल कवि वही परंपरा अनुसार बढ़िया कवि है 1003। लेकिन इसमें से उस समय पे क्या है, भाषा कही जाती थी हिंदी को। तो भाषा कवि कितने थे, 838। ठीक है, भाषा यानी हिंदी के कवि 838 थे। इन बातों को यहां तक आप बिल्कुल लॉक करिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस ग्रंथ के विवरण को जान लेते हैं। विवरण भी जानने लायक है कि 2 भाग में है ये। एक का नाम है पूर्वार्ध, दूसरे का नाम है उत्तरार्ध। ठीक है, अब पूर्वार्ध में क्या है, 838 भाषा कवियों का क्या है, जीवन व्रत। जीवन व्रत समझते हैं आप, यानी कि जीवन की सारी चीजें लिखी हुई 838 कवि प्रथम भाग में, और उत्तरार्ध में क्या है, इन्हीं कवियों की रचनाएं हैं। यानी उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में लिखा हुआ है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें उससे ज्यादा लिखी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, और इसका कुछ जो एक और आती है, सबसे विशाल काय ग्रंथ था अब तक का। ठीक है, अब तक मतलब कि 1883 तक। विशेषताएं चालू हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा था, तकरीबन 800 के लगभग इसमें पेज थे। 800 के लगभग तो कम से कम उस समय पे थे जब उसमें बहुत कुछ लिखा जाता था। ज्यादा ही था, 838 तो आपके कवि लिख दिए इन्होंने। खैर, अभी इसकी उस पर नहीं जाएंगे अपन। आगे देखिए कि इसमें और चीजें जानने वाली जो है वो क्या क्या है। तो अभी इतिहास के मत शुरू हो गए हैं, ध्यान रखिए। अब तक के जो ग्रंथ थे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने अब ये आने वाले हैं। अब इतिहासकार जो है उनके मत चलेंगे कि किसने किस ग्रंथ के बारे में क्या कहा, किसने किस इतिहासकार को क्या कहा, और वो भी आपका आएगा। ठीक है, तो क्या है इसकी विशेषता, जब हम जानते हैं कि ये है कि अब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, भाषा इसकी हिंदी रही, कुल कवि इतने रहे। तो एक और बात है कि जो हिंदी के या भाषा के कह सकते हैं, हिंदी के कवि एक साथ सबसे ज्यादा रखे इन्होंने अब तक। बाद के लोग तो रखेंगे ही ना, अब तक तो सबसे ज्यादा इन्होंने ही रखे हैं, सबसे ज्यादा हिंदी के लिए हैं। काशी ग्रंथ भी खूब बड़ा था, लेकिन उसने हिंदी के ग्रंथकार, हिंदी के साहित्यकार बहुत कम लिखे हैं। इन्होंने हिंदी के सबसे ज्यादा लिखे हैं, और ये है कि रचनाओं के उदाहरण भी दिए। रचनाएं भी संकलित है भाई, ये भी सबसे बड़ी बात है कि अब तक में किसी ने रचनाएं संकलित नहीं करी थी। ठीक है, कुछ प्रामाणिकता भी करिए। प्रामाणिकता जुटाइए भाई, अब प्रामाणिकता शुरू हो गई है। प्रामाणिकता दी कहां से थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका कोई स्रोत पूछ ले, स्रोत कौन सा है,
वही भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, वहां पर से ग्रंथकार थे, उनको बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं वहां कितने ग्रंथकार थे, इन्होंने कितने कर लिए, 838। तो वहां पर कितने होंगे, आधे तो कम से कम रहे ही होंगे। जो भी है, वहां पर से प्रश्न आपका इस प्रकार का नहीं आता है। अब यहां तो ये है मेन बातें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में क्या क्या लिखा है। पूर्वार्ध में 838 भाषा कवियों का जीवन वृत्त है और उत्तरार्ध में उन्हीं 838 भाषा कवियों की रचनाएं हैं संकलित, ठीक है। अब तक का सबसे विशालकाय ग्रंथ था और सबसे बड़ा जीवन वृत्त इसको भी कहा जाता है, कवियों का सबसे बड़ा जीवन वृत्त, ठीक है। जीवन वृत्त का मतलब है कि जीवन के बारे में चर्चा करना, आगे भी आएगा, लेकिन जीवन वृत्त इतना ज्यादा नहीं है और प्रामाणिकता का यहाँ है। और इसमें क्या है कि अनर्गल चीजें बहुत ही कम मिलेगी आपको इन ग्रंथों में, ठीक है। अब एक चीज और है कि इसके बारे में किसके क्या मत है, वो तो हमने जाना ही नहीं। भाषा भी वही थी, हिंदी यानी तत्कालिक भाषा, ध्यान रखिए आप, हिंदी से अब तक तात्कालिक देश भाषा था, देश भाषा कहा जाता था इसको। उस समय पे तात्कालिक देश भाषा जो भी रही होगी वो थी, हिंदी से यहाँ तात्पर्य ये है। और अब तक हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंथ ये भी है, ये भी एक विशेषता है कि हिंदी में लिखा अब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ, ठीक है। तो अब तक का हिंदी में लिखा और देश में लिखा वो भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये देश ही है, तो इसमें सारी विशेषताएं अप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब चीजें आपके यहाँ पर लेखक में भी अप्लाई हो जाती है कि ग्रंथकार अब तक के सबसे बड़े थे, अब तक के सबसे बड़े हिंदी साहित्य के जो भी है। लेकिन जब हमारे आलोचक और इतिहासकार हैं वो देखते हैं कि क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, तब हम जान लेते हैं कि क्या है इसमें महत्वपूर्ण, ठीक है। तो किसी ने क्या कहा, देखिए, दो इतिहासकार, हम जब भी जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य के बारे में, तो दो विद्वान हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं अपना मत लेकर के। कौन, एक का नाम है डॉक्टर नगेंद्र और दूसरे का नाम है शुक्ल साहब। शुक्ल जी को तो कभी किया ही नहीं जा सकता इग्नोर ही। अब ये इतिहास के मामले में खास तौर पर ये दोनों आएंगे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में, जहां भी कोई प्रश्न उठेगा ये। तो इन्होंने क्या कहा शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ को, शिव सिंह सेंगर को क्या कहा, वृत्तात्मक कवि संग्रह, इतिवृत्तात्मक कवियों का जीवन वृत्त, या फिर इतिवृत्तात्मक को हटा सकते हैं आप, कवि वृत्त संग्रह कहा है, ठीक है। शुक्ल जी ने क्या कहा है इसको कि भाषा कवियों का कवि वृत्त संग्रह, ऐसे कहा है, ठीक है, भाषा कवियों का कवि वृत्त संग्रह। और एक प्रश्न यहां से सबसे महत्वपूर्ण आता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में इतिहास किसको कहा है, वो इसी को कहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में, यहां ए लाइन ध्यान रखिए, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास लेखन का प्रयास, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का सच्चा ग्रंथ, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा है, और इसमें जो कोई खास बात है वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है वो है, विशेषताएं आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे जैसे पढ़ेंगे विशेषताएं बढ़ती जाती है। और इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो वो और भी अन्य बातें कही है, जैसे कि आप कोई और पुस्तक पढ़ेंगे तो उनमें और बातें आएगी। डॉक्टर नगेंद्र के अलावा नंबर सिंह भी लिखते हैं,
और इतिहासकार भी हैं, आजकल नए नए भी लिख रहे हैं, तो उनमें इस चीज के बारे में आएगा। लेकिन ये पुरानी चीज है, तो पुराने मत आपसे पूछे जा सकते हैं, और मत भी खास तौर पर नहीं पूछेगा, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपका जो है स्रोत इसका क्या था। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं आज तक, यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी विशेषता क्या रही कि सबसे बड़ा जीवन वृत्त था। ठीक है, जीवन वृत्त या कवि वृत्त, कवि वृत्त की भी वही बात है, कवियों का जीवन वृत्त है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ जीवन वृत्त का मतलब भी यही है कि जीवनी, इस बात को आप यहाँ देख लीजिए। जीवन वृत्त शब्द का अर्थ इसमें पूछा जाएगा, लिखे देंगे लोग कि इसमें जीवन वृत्त का क्या मतलब है, तो ये है जीवनी, यानी कि लोगों के पूरे जीवन के बारे में लिखा है, सिर्फ हिंदी नहीं लिखी उन्होंने। ठीक है, तो यह जीवन वृत्त से तात्पर्य जीवनी पूरी। और कवि वृत्त का मतलब ये है कि कवियों का संग्रह, पूरा जीवन कवियों का, या पूरी जो हिंदी साहित्य की बातें हैं एक कवि के बारे में। ठीक है, अभी तक कवि चल रहे हैं, लेखकों का काम यहाँ नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हिंदी साहित्य के इतिहास का अब तक का हमने चौथा प्रयास पढ़ लिया है। बाकी जो है अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो परंपरा है वो अपनी पराकाष्ठा पर आप पहुंची है। आगे जो उसमें है वो कितनी बातें आएंगी, अभी और इंक्लूड होगी, उसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। बाकी ये है कि कैसा लगा हमारा प्रयास, आप अवश्य फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद में हम एक ग्रंथ विदेशी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में शुक्ल आ जाएगा। यानी कि अभी हम शुक्ल से पहले के ग्रंथ अभी पढ़ रहे हैं, तो शुक्ल से पहले क्या क्या चीजें आई, तब जाकर के शुक्ल जी ने लिखा कि ये है प्रमाणित, और प्रमाणित वो सबसे ज्यादा माना जाता है। आज भी रामचंद्र शुक्ल के बिना आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पत्ता उठा के इधर से इधर नहीं कर सकते हैं, पूरी हिंदी साहित्य में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने कहां से बातें ली, किसमें क्या देखा उन्होंने, कौन से इनके पहले के इतिहास ग्रंथ है जिनमें क्या था, तब जाकर के उनमें से बातें लेकर के शुक्ल जी ने लिख दिया। तो क्या था जिससे प्रमाणित चीजें मिल गई। बाद के वालों को इतना प्रमाणित नहीं माना जाता है, हालांकि बाद में लोगों ने किया कोशिश। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा गौर से इसीलिए बता रहा हूं आपको, कि आप जान सके कि जो रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ है उसको क्यों इतनी महत्वता दी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने इन सबको पढ़ा है। ठीक है, अभी 2 और आएंगे, आपके 3 आएंगे वैसे, एक छोटा सा प्रयास और है। अभी एक अंग्रेजी के आएंगे 2, उसके बाद में एक हिंदी का आएगा, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं तक थी। एक बार आप ये चौथे प्रयास के बारे में सारी चीजें अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, कुछ भी है। ठीक है, उम्मीद है आपने ये सब लिख लिया होगा। तो अभी हमने जाना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा भाग, अब हम जानेंगे अगला। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।